गुड मॉर्निंग। कक्षा 12वीं जीव विज्ञान का ये पाठ है पादप जल संबंध। इसके अंतर्गत हम वाष्पोत्सर्जन के बारे में अध्ययन करेंगे। मुख्य बिंदु है इसमें वाष्पोत्सर्जन क्या है, वाष्पोत्सर्जन के प्रकार, वाष्पोत्सर्जन की क्रियाविधि, वाष्पोत्सर्जन का महत्व, वाष्पोत्सर्जन का मापन, इतने सारे बिंदुओं के ऊपर अध्ययन करेंगे। तो वाष्पोत्सर्जन क्या है? पौधे भूमि से जल को अत्यधिक मात्रा में अवशोषित करते रहते हैं, लेकिन उसका अपने जैविक क्रियाओं में बहुत कम मात्रा ही उपयोग होता है। अधिक मात्रा पौधे के वायवीय भागों के द्वारा वाष्प के रूप में बाहर कर दिया जाता है। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो पौधों के द्वारा अपने वायवीय भागों से, जैसे मुख्य रूप से पत्तियां होते हैं, इसके द्वारा जल वाष्प के रूप में बाहर निकालने की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया एक प्रयोग द्वारा भी देख सकते हैं। जैसे एक गमले में लगा हुआ पौधा ले लेते हैं, गमले में लगा हुआ एक पौधा ले लेते हैं, इसको बेल जार से ढक दिया जाता है। इस प्रकार से बेल जार से ढक दिया जाता है। बेल जार के जो ढक्कन वाला भाग है, यहाँ पर वैसलीन लगा के बंद कर देते हैं, और जो गमला होता है इसको प्लास्टिक कोट से ढक दिया जाता है। कुछ घंटे के लिए जैसे रख देते हैं। अभी बेल जार में पानी के बूंद नहीं होते, लेकिन कुछ घंटे के बाद जैसे देखते हैं तो यहाँ पर जल के बूंद एकत्रित दिखाई देते हैं। इस प्रकार से जल के बूंद होते हैं। तो ये बूंद कहाँ से आए? पौधे के वायवीय भाग, जैसे पत्तियों में छिद्र पाया जाता है, उससे जल वाष्प के रूप में निकलता है, यही बेल जार के आंतरिक सतह पर इकट्ठा हो जाता है। तो इससे प्रमाणित होता है कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हुई है, जल वाष्प के रूप में निकलता है, जो यहाँ पर इकट्ठा जल के बूंद के रूप में इकट्ठा हो जाता है। वाष्पोत्सर्जन के प्रकार, तीन प्रकार का होता है वाष्पोत्सर्जन। पहला है रंध्री वाष्पोत्सर्जन, दूसरा है त्वची, उपत्वची या क्यूटिकुलर, वाष्पोत्सर्जन, और तीसरा कहलाता है लेंटिकुलर या वातरंध्री। रंध्र है स्टोमेटा, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन बोला जाता है। उपत्वचा को क्यूटिकुलर, क्यूटिकल के द्वारा होता है। वातरंध्री, वातरंध्र के द्वारा, लेंटिसेल के द्वारा भी जल वाष्प के रूप में निकलते रहता है। इस प्रकार से तीन प्रकार के वाष्पोत्सर्जन के प्रकार होते हैं। रंध्र, रंध्र पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं असंख्य संख्या में, इन्हीं को रंध्र या स्टोमेटा कहा जाता है। अब ये एक बीजपत्री यदि पौधा है तो उसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ पाया जाता है रंध्र, और यदि द्विबीजपत्री है तो उसमें केवल नीचे साइड रंध्र पाया जाता है। तो इन रंध्रों के द्वारा कुल वाष्पोत्सर्जन का 90% वाष्पोत्सर्जन रंध्री वाष्पोत्सर्जन होता है। इसी प्रकार उपत्वचा, जैसे अब कुछ पत्तियां होते हैं, पत्तियां हैं, तने के भाग हैं, उसमें मोम के समान एक कवर पाया जाता है, उसको बोलते हैं क्यूटिकल या उपत्वचा बोलते हैं। उसके द्वारा भी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। 1 से 3% वाष्पोत्सर्जन इसके द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार से ये वातरंध्र, पौधे के तने में और शाखाओं में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। जैसे अब रंध्र ये पत्तियों में पाया जाता है, तो वातरंध्र ये तने और शाखाओं में छिद्र पाया जाता है। इनके द्वारा भी कुछ मात्रा में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। जल वाष्प के रूप में निकलते रहता है, इसी क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। रंध्र की संरचना,
स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा को ही रंध्र कहा जाता है। तो रंध्र, रंध्र मतलब छिद्र ही है। इस प्रकार से रंध्र या स्टोमा कहलाता है। रंध्र, ये दो बड़े कोशिकाएं होते हैं, किडनी सेप्ट बोला जाता है इसको। ये दो कोशिकाएं हैं, इन दोनों को रक्षक कोशिका बोलते हैं या गॉड सेल कहा जाता है। रक्षक कोशिका या गॉड सेल कहा जाता है। इसके चारों तरफ इस प्रकार से बाह्य त्वची कोशिकाएं लगे रहते हैं, कहीं कहीं पर इस प्रकार से, और दूसरे कोशिकाएं भी होते हैं। सब्सिडरी सेल्स कहलाते हैं, सहायक कोशिकाएं भी बोल सकते हैं। बाह्य त्वची कोशिकाएं भी बोलते हैं। मुख्य जो बीच वाला है रंध्र कहलाता है। इसके बाहर किडनी सेप्ट दो कोशिकाएं पाए जाते हैं, ये रक्षक कोशिका कहलाते हैं। प्रत्येक रक्षक कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक, न्यूक्लियस, इसमें पर्याप्त मात्रा में क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट, बाकी कोशिका द्रव भरा रहता है, कोशिका द्रव। इस प्रकार से एक स्टोमेटा की रंध्र होती है। मध्य वाला छिद्र है जो रंध्र स्टोमा कहलाता है। इसके दोनों साइड बड़े आकार वाले किडनी सेप्ट दो कोशिकाएं हैं, रक्षक कोशिकाएं कहलाते हैं। रक्षक कोशिकाओं के जो अंदर वाला भित्ति है ये मोटा होता है और बाहर वाला भित्ति पतला और प्रत्यास्थ होता है, मतलब फैलने वाला होता है। अंदर वाला भित्ति मोटा होता है, बाहर वाला भित्ति पतला और प्रत्यास्थ होता है, ये फैल सकता है। तो इस प्रकार, और इसके चारों तरफ सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं। अभी एक हो गया रक्षक कोशिका, इसके अगल बगल और भी बहुत सारे जो स्टोमेटा हैं, रंध्र हैं, ये एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। रंध्रों का वितरण, रंध्रों का वितरण, ये पहला होता है सेव सातुत प्रकार का। उदाहरण है सेव सातुत प्रकार का। सेकंड होता है आलू प्रकार का। आलू प्रकार का है। तीसरा है जई प्रकार का। चौथा है इसमें जली लिली प्रकार का। पांचवा होता है इसमें पोटोमोजिटोन। इस प्रकार से रंध्रों का वितरण 5 प्रकार से हो सकता है। सेव सातुत प्रकार का जो होता है इसमें केवल ऊपरी सतह पर पाया जाता है। स्टोमेटा ऊपरी सतह पर पाया जाता है। आलू में ये ऊपर अधिक मात्रा में, नीचे कम।
ऊपर अधिक नीचे कम, मतलब ऊपरी बाह्य त्वचा पर अधिक और नीचे साइड में कम संख्या में पाया जाता है आलू में स्टोमेटा। जई प्रकार के यदि हम देखें तो इसमें दोनों में बराबर पाया जाता है, ऊपर नीचे बराबर। ऊपर और नीचे बाह्य त्वचा, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस दोनों में ही बराबर संख्या में पाए जाते हैं जई प्रकार में। वाटर लिली प्रकार में देखें तो केवल ऊपरी सतह पर पाया जाता है, केवल ऊपरी सतह पर उपस्थित रंध्र पोटोमोजिटोन टाइप का इस प्रकार के जो होते हैं इसमें या तो नहीं पाए जाते या तो अवशेषी रूप में पाए जाते हैं। पोटोमोजिटोन प्रकार में या तो नहीं पाए जाते या तो अवशेषी प्रकार के पाए जाते हैं, जैसे हाड्रिला है या दूसरे जलीय पौधे हैं, इनमें देखने को मिलता है। तो ये 5 प्रकार का वितरण होता है रंध्र का। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया विधि। वाष्पोत्सर्जन मतलब पौधे के वायवीय भागों द्वारा जल वाष्प के रूप में निकलते रहता है, इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया विधि ये रंध्रों के खुलने और बंद होने पर निर्भर करता है। अधिकांश पौधों में रंध्र दिन के समय खुले रहते हैं, जैसे अब प्रकाश होता है, सूर्य निकलता है, तब रंध्र खुलने लगते हैं। इस प्रकार के जो रंध्र है प्रकाशानुचलित कहलाता है, प्रकाशानुचलित या फोटो एक्टिव स्टोमेटा। कुछ पौधों में जैसे मांसल पौधे होते हैं, नागफनी है जैसे, इनमें रात में स्टोमेटा खुलता है, दिन में बंद रहते हैं। इन्हें तिमिरानुचलित रंध्र या स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा कहा जाता है। तो ये कुछ में तो रात में खुलते हैं स्टोमेटा, जैसे नागफनी है कुछ, लेकिन अधिकतर पौधों में जैसे सूर्य निकलता है स्टोमेटा खुल जाते हैं, गैसीय आदान प्रदान होने लगता है। गैसीय आदान प्रदान मतलब जैसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया आरंभ होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है, श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन अंदर जाता है, तो श्वसन प्रकाश संश्लेषण ये क्रियाएं आरंभ हो जाती हैं, साथ में स्टोमेटा खुल जाते हैं। रंध्रों के जो दैनिक गति है, रंध्रों की दैनिक गति, इसको समझने के लिए कई वाद दिए गए हैं, किस प्रकार से रंध्र खुलते हैं और किस प्रकार से बंद होते हैं। इसमें पहला है परासरण सिद्धांत। परासरण सिद्धांत, परासरण वैसे 2 विलयन को जो अलग अलग सांद्रता के हो अर्धपारगम्य झिल्ली से अलग अलग रखा जाता है, तो विलायक के अणु जो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होती है परासरण कहलाती है। तो यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन की क्रियाविधि के अंतर्गत स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया समझाने के लिए ये परासरण सिद्धांत दिया गया है वान मोल के अनुसार। वान मोल ये है वैज्ञानिक, इनके द्वारा परासरण सिद्धांत दिया गया है। रंध्र प्रकाश में खुलते हैं, अंधकार में बंद हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर देखा गया कि जो ये रक्षक कोशिकाएं हैं गॉट सेल्स, उसमें पर्याप्त मात्रा में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जैसे सवेरे होता है, दिन हुआ, सूर्य निकल आया,
पत्तियों पर, पेड़ पौधे पर प्रकाश पड़ता है तो पत्तियों में उपस्थित जो रंध्र होता है उनके रक्षक कोशिका में प्रकाश पड़ता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट मतलब शर्करा का निर्माण होने लगता है। जैसे जैसे शर्करा का निर्माण होने लगेगा, जैसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए अपन समीकरण बोलते हैं 6CO2 प्लस 6H2O, 6CO2 प्लस 6H2O इक्वल टू C6H12O6 प्लस 6O2 कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट बनता है रक्षक कोशिकाओं में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, इसके कारण पराश्रयण दाब बढ़ जाता है। रक्षक कोशिकाओं में पराश्रयण दाब बढ़ जाता है, इसके कारण साइड वाले कोशिकाओं से जल रक्षक कोशिका में आने लगता है और रक्षक कोशिका स्फीति हो जाता है, मतलब फूल जाता है। रक्षक कोशिका स्फीत हो जाने पर, जैसे अब ये है रक्षक कोशिका, ये है रंध्र। तो ये जो रक्षक कोशिका है इसमें बाहर से पानी आने लगता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, C6H12O6 बनता है। तो यहाँ ये पराश्रयण दाब बढ़ जाता है, पराश्रयण दाब बढ़ने से बाहर से पानी अंदर आने लगता है इनमें और इसके कारण ये फूल जाते हैं। फूलने की क्रिया को स्फीति बोलते हैं, स्फीति या तरगिड हो गया बोलते हैं। तो स्फीत हो जाते हैं, फूल जाते हैं, बाह्य भित्ति बाहर की ओर तन जाती है, इसके साथ ही ये आंतरिक भित्ति ये भी खींच जाता है, इसके कारण से ये रंध्र खुल जाता है। तो ये क्रिया होती है सवेरे जब सूर्य निकलता है, प्रकाश रहता है, तब ये स्टोमेटा खुल जाते हैं। यहाँ पर शर्करा C6H12O6 इसकी मात्रा बहुत अधिक होती है। लेकिन जैसे जैसे शाम होने लगता है, रात होने होता है, तो उस समय एक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बंद हो जाती है। शाम होने पर, अंधेला होने पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया बंद हो गई, तो यहाँ पर जो ग्लूकोज रहता है उसकी जगह पर स्टार्च आ जाता है। स्टार्च पानी में अघुलनशील है और यहाँ पर पराश्रयण दाब कम हो जाता है। ये जो बाह्य भित्ति है अंदर दब जाती है, साथ में आंतरिक भित्ति भी दब जाती है और रंध्र बंद हो जाता है। तो ये है पराश्रयण सिद्धांत। दूसरा है स्टार्च शर्करा परिवर्तन सिद्धांत। स्टार्च शर्करा परिवर्तन सिद्धांत जैसे पराश्रयण सिद्धांत में देखते हैं रक्षक कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और सांद्रता बढ़ जाता है, रक्षक कोशिकाओं में पराश्रयण दाब बढ़ जाता है। यहाँ पर जो शर्करा सिद्धांत है, स्टार्च रहने पर बंद हो जाता है रंध्र, शर्करा रहने पर खुला रहता है। मुख्य बात यह है लॉयड और लेफ्ट फील्ड इसके द्वारा दिया गया है कि इनमें दिन के समय कोशिकाओं में शर्करा रहता है और रक्षक कोशिकाओं के पराश्रयण दाब बढ़ जाता है। पराश्रयण दाब बढ़ने से उसकी भित्तियाँ बाहर फैल जाते हैं, आंतरिक भित्ति और बाह्य भित्ति दोनों फैल जाते हैं शर्करा रहने पर। ये स्टार्च अवस्था में आने पर दब जाते हैं, पराश्रयण दाब कम हो जाता है, भित्तियाँ अंदर दब जाते हैं और रंध्र बंद हो जाता है। तीसरा है सक्रिय पोटेशियम आयन अभिगमनवाद। सक्रिय पोटेशियम आयन अभिगमनवाद। यहाँ पर
पत्तियों में जो उसके हरे भाग होते हैं उस पर प्रकाश पड़ता है। प्रकाश पड़ता है तो रक्षक कोशिकाओं में कोशिकाओं में मैलिक अम्ल का निर्माण होता है। जैसे प्रकाश पड़ता है रक्षक कोशिकाओं में मैलिक अम्ल का निर्माण होता है। मैलिक अम्ल, इसके बाद मैलिक अम्ल का H+ आयन व मैलेट में विभाजन या विखंडन हो जाता है, दो भागों में टूट जाता है। मैलेट और हाइड्रोजन आयन दो भागों में बढ़ जाता है। हाइड्रोजन आयन कोशिका के बाहर जाता है, H+ आयन कोशिका से बाहर, हाइड्रोजन आयन कोशिका से बाहर आता है। K+ आयन ये कोशिका के अंदर आ जाता है। इसके बाद यहाँ पोटेशियम मैलेट का निर्माण होता है। मैलेट का निर्माण, पोटेशियम मैलेट का निर्माण ये रिक्तिका में प्रवेश करता है। रिक्तिका में प्रवेश, रक्षक कोशिका पराश्रयण दाब बढ़ जाता है, OP बढ़ जाता है, पराश्रयण दाब बढ़ जाता है। रक्षक कोशिका स्फीति अवस्था में आ जाएगा। स्फीति और रंध्र खुल जाते हैं। तो इतने सारी क्रियाएं होते हैं। प्रकाश पड़ता है रक्षक कोशिकाओं में, मैलिक अम्ल का निर्माण हुआ। मैलिक अम्ल ये हाइड्रोजन आयन मैलेट में बदल जाता है। हाइड्रोजन आयन कोशिका के बाहर जाता है तो कोशिका में पोटेशियम आयन प्रवेश करता है। पोटेशियम मैलेट का निर्माण होता है। फिर पोटेशियम मैलेट के कारण पराश्रयण दाब बढ़ जाता है रक्षक कोशिकाओं में, जिससे बाहर से पानी आता है। इसके कारण रक्षक कोशिका स्फीति हो जाता है, फूल जाता है और रंध्र खुल जाते हैं। तो ये सक्रिय पोटेशियम आयन अभिगमन वात के अंतर्गत इस प्रकार से रंध्र खुल जाते हैं दिन के समय, और विपरीत क्रिया होने पर रंध्र बंद हो जाते हैं। वाष्पोत्सर्जन का महत्व। वाष्पोत्सर्जन का महत्व। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया प्रारंभ से ही इसके महत्व के बारे में विवाद रहा है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया लाभदायक है या हानिकारक है।
वाष्पोत्सर्जन का महत्व। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पौधों में होने वाली एक अनिवार्य क्रिया है। ये लाभदायक है या हानिकारक है, इस संबंध में हमेशा विवादित रहा है ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। फिर भी कुछ इसके उपयोगी अनुपयोगी क्रियाओं को देखते हैं। जैसे पहला है तापक्रम नियंत्रण। तापक्रम नियंत्रण में तथाकथित महत्व। तापक्रम को किस प्रकार ये नियंत्रित करता है? जैसे दिन के समय बहुत अधिक तापक्रम होता है। अब पौधे सौर ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, पत्तियां, तने बहुत अधिक मात्रा में सौर ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और इसके कारण से पौधे गर्मी से झुलसने लगते हैं। ऐसे समय में जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है, जल वाष्प के रूप में निकलते रहती है और पौधे के तापक्रम को नियंत्रित रखता है, जिससे पौधे जीवित रहते हैं। जल के प्रवाह में भी ये महत्व रखता है। जल के प्रवाह में तथाकथित महत्व। जल के प्रवाह जैसे लगातार जल का अवशोषण जड़ के द्वारा होते रहता है, तो पत्तियों से वाष्प के रूप में जल निकलते रहता है वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा। तो पादप शरीर में जल की कमी होती है और उस कमी को पूरा करने के लिए लगातार भूमि से जल अवशोषित किया जाता है। इस प्रकार जल का प्रवाह पौधे में लगातार बना रहता है। खनिज तत्वों के अवशोषण और स्थानांतरण में भी भूमिका है। अवशोषण एवं स्थानांतरण में महत्व। रसारोहण की क्रिया होती है, जिसे पौधे भूमि से जल और खनिज का अवशोषण करते हैं। वाष्पोत्सर्जन क्रिया में वो जल वाष्प के रूप में निकलते रहता है बाहर, तो जल के अवशोषण के साथ साथ खनिज तत्वों का भी अवशोषण किया जाता है, ये माना जाता है। लेकिन अब ये सिद्ध किया जा चुका है कि खनिज तत्व और जल का अवशोषण अलग अलग पृथक रूप से होता है। बाद में जल के साथ स्थानांतरण खनिज का भी होता है, लेकिन इनका अवशोषण अलग अलग होता है। खनिज का और जल का अवशोषण अलग अलग होता है। तो इसके बाद है रस का ऊपर की ओर स्थानांतरण। रस मतलब ये एसेंट ऑफ सेप से ही है, तरल पदार्थ जड़ से पौधे में ऊंचाइयों तक पहुंचाते रहता है। ट्रांसपिरेशन पोल या फिर वाष्पोत्सर्जन कर्षणवाद, इसके अंतर्गत देखें कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया लगातार होते रहती है और रसारोहण की क्रिया भी होते रहती है। लगातार भूमि से जड़ के द्वारा पदार्थ का अवशोषण किया जाता है और वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा बाहर होते रहता है, जो जल के एक स्तंभ के रूप में चलते रहता है। तो इस प्रकार से रसारोहण क्रिया भी वाष्पोत्सर्जन से संबंधित होता है। वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक दुर्गुण के रूप में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया लाभदायक है, साथ में इसके दुर्गुण भी हैं।
वाष्पोत्सर्जन क्रिया आवश्यक दुर्गुण के रूप में। लगातार यदि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होते रहे और भूमि में जल ना रहे तो उस समय हो गए कि पौधे सूख के मर जाते हैं। इसलिए माना जाता है कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया आवश्यक नहीं है, ये हानिकारक क्रिया है, दुर्गुण की क्रिया है। ये माना जाता है वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा, मृदा में जल कम पाया जाएगा तो उस समय जैविक क्रियाएं प्रभावित होंगी और अंत में पौधे की मृत्यु हो जाती है। इसलिए कुछ अनुकूलन भी किए जाते हैं पौधों के द्वारा, जैसे पर्णपाती वन है, पत्तियों को गिरा देते हैं। जैसे अब गर्मी पड़ने लगता है, शुरुआत में पतझड़ हो जाता है, पत्तियां गिरा देते हैं। इस प्रकार की क्रिया पर्णपाती वृक्षों में देखने को मिलता है। वाष्पोत्सर्जन कम करने के लिए कुछ जो पौधे अपनी संरचना में परिवर्तन कर लेते हैं, कुछ में अनुकूलताएं पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से भी अंतर यहाँ पर देखने को मिलता है। अपने आप को बचाने के लिए अनुकूलताएं उत्पन्न करते हैं पौधे। वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, इसको दो भागों में बांटते हैं। एक है बाह्य कारक और दूसरा होता है आंतरिक कारक। बाह्य कारक जैसे वायुमंडल की आर्द्रता पहला है। आर्द्रता मतलब नमी। वायुमंडल में यदि नमी रहेगा तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया धीमी होती है। हवा यदि शुष्क है, जैसे अभी गर्मी पड़ रहा है, वातावरण में नमी नहीं है, तो ऐसे समय में जब गर्म रहता है, वातावरण शुष्क है, तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया तेजी से होता है। वायुमंडल में नमी है तो वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया धीमी होती है। तापक्रम दूसरा, तापक्रम बढ़ने पर वातावरण शुष्क हो जाता है और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक होती है। तापक्रम कम है, जैसे ठंड दिनों में, तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होती है। तीसरा वायु यदि स्थिर रहे तो सामान्य गति से वाष्पोत्सर्जन होते रहती है। वायु यदि धीमी गति से बह रही है तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया में वृद्धि होती है, और जैसे तूफान आ जाता है, हवा तेजी से चलने लगता है, तो रंध्र बंद हो जाते हैं और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी बंद हो जाती है। वातावरणीय दाब, वातावरणीय दाब वायुमंडलीय दाब जैसे कम रहता है तो हवा का घनत्व भी कम हो जाता है। दाब कम है मतलब हवा का घेरा फैल गया, दाब कम हो गया तो उस समय वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। वायुमंडलीय दाब कम है तो अधिक होता है वाष्पोत्सर्जन, यदि दाब अधिक है तो उस समय कम हो जाता है। प्रकाश, जैसे सूर्य का प्रकाश सवेरे आरंभ होता है, रंध्र खुल जाते हैं। रंध्र खुले मतलब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया आरंभ हो जाती है। प्रकाश की उपस्थिति में वाष्पोत्सर्जन तेजी से होता है। रात के समय रंध्र बंद हो जाते हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी बंद हो जाती है। इस प्रकार बाह्य कारक हैं। आंतरिक कारक में जैसे पत्तियों के ऊपर क्यूटिकल का पाया जाना, कुछ पत्ते हम मोटे मोटे मांसल होते हैं, उसके ऊपर एक प्लास्टिक का आवरण जैसे होता है,
तो ये क्यूटिकल कहलाता है। क्यूटिकल के कारण वाष्पोत्सर्जन की क्रिया धीमी होती है। कुछ में रोम पाए जाते हैं, उसके कारण भी कम होता है। पत्तियां छोटा और मुड़ा हुआ पाया जाए तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया धीमी होती है। रंध्रों के खुले होने पर तेजी से होता है, बंद हो गए तो फिर धीमी हो जाती है। तो इस प्रकार ये आंतरिक जो कारक होते हैं, पत्तियों के ऊपर क्यूटिकल का पाया जाना, रोम का पाया जाना, पत्तियों का आकार छोटा या मुड़ा होना, रंध्रों के खुलने और बंद होना, ये सब कारक हैं जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम करते हैं। वाष्पोत्सर्जन दर का मापन यदि देखा जाए तो वाष्पोत्सर्जन दर का मापन करने के लिए जो उपकरण उपयोग में लाया जाता है उसको पोटोमीटर बोलते हैं। पोटोमीटर के द्वारा मापा जाता है, जैसे गेनांग का पोटोमीटर, फार्मर का पोटोमीटर, डार्विन का पोटोमीटर। ये 3 प्रकार के पोटोमीटर हैं, गेनांग पोटोमीटर, फार्मर का पोटोमीटर और डार्विन का पोटोमीटर। इनके द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया का मापन किया जाता है। प्रति वाष्पोत्सर्जक पदार्थ, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनका उपयोग यदि पौधों के ऊपर किया जाए तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम किया जा सकता है। ऐसे पदार्थ प्रति वाष्पोत्सर्जक पदार्थ कहलाते हैं। इनमें पहला है उपापचयी संदमक। उपापचयी संदमक, ये उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित किए बिना प्रकाश संश्लेषण वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम कर देते हैं। ऐसे जो पदार्थ हैं ये प्रतिवाष्पोत्सर्जक पदार्थ कहलाते हैं। उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित किए बिना सामान्य रूप से उपापचय की क्रिया होते रहती है और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को रोका जाता है। ऐसे पदार्थ उपापचयी संदमक कहलाते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो फिल्म निर्माण करने वाले हैं, पौधे के ऊपर स्प्रे कर देते हैं। ऐसे स्प्रे कर देते हैं तो एक फिल्म लेवल बन जाता है। लेकिन इस फिल्म के होते हुए भी प्रकाश संश्लेषण और श्वसन क्रिया के लिए जो गैसीय आदान प्रदान होता है उसमें कोई रुकावट नहीं पड़ता। एक परत तो जम जाता है पौधों के पत्तियों में, तने में, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होती है, लेकिन श्वसन और प्रकाश संश्लेषण जैसे कार्य के लिए गैसीय आदान प्रदान होते रहता है। तो इस प्रकार के जो पदार्थ है, जैसे अब रंगीन प्लास्टिक है, रेजिन है, कम श्यानता वाले मोम हैं, ऐसे पदार्थ हैं जिनको स्प्रे कर देते हैं पौधों के ऊपर, तो पौधों से जल की हानि कम होती है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होता है, पौधे सुरक्षित रहते हैं। तो वो प्रति वाष्पोत्सर्जक पदार्थ कहलाते हैं। आगे है बिंदु श्रवण। बिंदु श्रवण या गटेशन क्या है? खास करके जैसे ठंड के दिनों में देखते हैं पेड़ से पानी टपकते रहते हैं। सवेरे यदि कोई वृक्ष है उसके नीचे चले जाएं तो पेड़ से पानी टपकते रहता है, तो पानी तो गिरा नहीं है, कहाँ से आया पानी? या फिर ठंड के दिनों में घास, सवेरे निकल जाए घास में चले तो पूरा पाँव भीग जाता है, वो पानी कहाँ से आया? पानी गिरा नहीं है तो आया कहाँ से है? तो इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं ये बिंदु श्रवण या गटेशन कहलाता है। तो इसमें होता यह है कि पत्तियों के ऊपर वाले भाग में एक छिद्र रहता है, यहाँ पर इसको स्टोमा बोलते हैं। स्टोमा ये बाह्य त्वचा होता है दोनों तरफ। बिंदु श्राव या गटेशन का है स्टोमा। एपिडर्मिस, मध्य में यहाँ पर कुछ ट्रैकिट्स के कोशिकाएं होते हैं, जाइलम वेसल्स। ट्रैकिट्स, जाइलम वेसल्स भी लिख सकते हैं। एपिथियम या एपिडर्मिस, यहाँ पर जो कोशिकाएं होते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होते हैं, पैलिसेड टिश्यू होते हैं।
जो पत्तियों में पाए जाते हैं। यहाँ कुछ ढीले कोशिकाएं पाए जाते हैं। तो इस प्रकार जो आगे स्टोमा वाला भाग है, यहाँ से जल बूंद के रूप में जल के रूप में टपकते रहता है, निकलते रहता है। इस क्रिया को बोला जाता है बिंदु स्राव या गटेशन कहा जाता है। ऐसी एक क्रिया है रस श्रवण। रस श्रवण या ब्लडिंग कहा जाता है उसको। बिंदु श्राव को जैसे गटेशन कहते हैं, यहाँ पर रस श्रवण, इसको ब्लडिंग कहा जाता है। इस प्रकार के जैसे अब कोई तने को काट दिया जाए, पौधे को काट दिया जाए तो कुछ तरल पदार्थ निकलते रहता है। इस प्रकार तरल पदार्थ जो निकलते रहता है बिंदु श्राव में जैसे जाइलम से निकलता है पानी, भूमि के अंदर से जाइलम के द्वारा सोखा जाता है और पत्तियों के छिद्र से यहाँ जाइलम के द्वारा निकलता है। बिंदु श्राव में यहाँ फ्लोएम का पानी निकलता है। फ्लोएम में जल और जो अन्य पदार्थ होते हैं वे निकलते हैं रस के रूप में। अब इसका उदाहरण जैसे अब अपने बस्तर में ही इधर कोंडागांव तरफ जैसे सल्फी के पेड़ से सल्फी निकालते हैं। इधर अब बंगाली एरिया में देखें परलकोट में तो छींद को काट काट के रस निकालते हैं। कहीं पर दक्षिण भारत में ताड़ी निकालते हैं, ताड़ी को काट के। कहीं पर वो रबर का पेड़ रहता है, उससे सफ़ेद कलर का रबर तरल निकलता है, उससे रबर बनाया जाता है। तो इस प्रकार ये सब सारे पदार्थ हैं, कुछ जैसे ताड़ी है, छींद है, सल्फी है, ये सब एल्कोहली पदार्थ हैं जो निकाला जाता है और ये प्राप्त होता है फ्लोएम से। फ्लोएम वाले भाग को काटने पर इस प्रकार रस श्रवण होता है। तो ये अब मुख्य रूप से जैसे अब वाष्पोत्सर्जन के अंतर्गत हम बहुत सारे देखें, जैसे वाष्पोत्सर्जन क्या है, वाष्पोत्सर्जन के प्रकार, रंध्र की संरचना, रंध्र का वितरण, वाष्पोत्सर्जन की क्रियाविधि जो अनेक प्रकार के हैं, वाष्पोत्सर्जन का महत्व, वाष्पोत्सर्जन का दुर्गुण, फिर प्रतिवाष्पोत्सर्जक पदार्थ, बिंदु श्रवण और रस श्रवण, इतने सारे बिंदुओं पर अपन अध्ययन किए हैं। इसी के साथ धन्यवाद। बच्चों गुड मॉर्निंग। जब हम पादप जल संबंध पढ़ रहे थे उसमें एक टॉपिक था वाष्पोत्सर्जन का। वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन। इसमें वाष्पोत्सर्जन क्या होता है आप तो जानते ही हैं कि पौधे के वायवीय भाग जिसमें कि पत्तियां होती है और पत्ती में क्या पाया जाता है, स्टोमेटा पाया जाता है। स्टोमेटा के द्वारा पानी जो है वाष्प के रूप में बाहर निकलता है या पानी की हानि किस रूप में होती है, वाष्प के रूप में, इसलिए इसे कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन के पढ़ते समय हमने पढ़ा था रंध्रों का वितरण कितने प्रकार से होता है। तो रंध्रों का वितरण जो है 5 प्रकार से होता है। पहला प्रकार कहलाता है सेव सहतूत प्रकार, दूसरा प्रकार कहलाता है आलू प्रकार, तीसरा कहलाता है जई प्रकार, चौथा कहलाता है जेली लिली प्रकार और पांचवा जो रंध्रों का वितरण है वो कहलाता है पोटेमोजिटॉन प्रकार। तो ये आप पहले पढ़ चुके हैं। उसमें कुछ त्रुटियां हैं जिसको पहला जिसमें त्रुटि है वो है सेव सहतूत प्रकार में।
और दूसरा आलू प्रकार। रंध्रों का वितरण, सेव सहतूत प्रकार और आलू प्रकार। सेव सहतूत प्रकार में यह बताया गया था कि स्टोमेटा कहाँ पाई जाती है, निचली ऊपरी सतह में, जबकि इसमें स्टोमेटा पाया जाता है निचली सतह पे। पत्ती की जो निचली सतह है निचली सतह पर पाया जाता है। तो इसको सुधार लेंगे आप लोग। रंध्र कहाँ पे पाया जाता है, पत्ती की निचली सतह पर पाया जाता है। और इसको सेव सहतूत प्रकार क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो है सेव सहतूत आदि के पौधों में पाया जाता है, इसलिए उनकी पत्तियों में पाया जाता है, इसलिए इसको सेव सहतूत प्रकार का रंध्र वितरण कहा जाता है। दूसरा जो प्रकार जिसमें सुधार करना है आपको वह है आलू प्रकार। इसमें यह बताया गया था कि ऊपरी सतह पर रंध्र की संख्या जो है अधिक होती है, जबकि निचली सतह पे क्या होती है, कम होती है। तो इसको आप उल्टा कर लेंगे। यहाँ पे निचली सतह पर अधिक स्टोमेटा पाए जाते हैं, निचली सतह पर अधिक स्टोमेटा पाए जाते हैं, या स्टोमेटा की संख्या कहाँ पे अधिक होती है, पत्ती की निचली सतह पे। जबकि ऊपरी सतह पर या पत्ती की ऊपरी सतह पर कम स्टोमेटा पाई जाती है। तो ये दोनों प्रकारों में आप रंध्रों के वितरण को क्या कर लेंगे, ठीक कर लेंगे। उसके बाद जो दूसरे प्रकार था जई प्रकार, जली लीली प्रकार और पोटेमोजिटान प्रकार, वो सब में जो रंध्रों का वितरण बताया गया था वो सही है। अब हम वाष्पोत्सर्जन की क्रियाविधि और रंध्र के खुलने व बंद होने की क्रियाविधि जो है उसको देखेंगे। तो आप लोग जानते हैं ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है, स्टोमेटा या रंध्र के द्वारा होता है। और स्टोमेटा कहाँ पे पाए जाते हैं, पत्ती में पाए जाते हैं। जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उनमें स्टोमेटा ऊपरी सतह निचली सतह पे पाए जाते हैं, और एक बीजपत्री जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियों में ऊपरी और निचली दोनों सतहों में क्या पाया जाता है, स्टोमेटा पाया जाता है। तो सबसे पहले स्टोमेटा कैसा होता है, उसकी संरचना कैसी होती है वो देख लें।
यह आपका खुला स्टोमेटा, ये आपकी सब्सिडरी सेल्स है। ये वाला पोर्शन है आपका रक्षक कोशिका का। तो रक्षक कोशिका की जो बाह्य और आंतरिक भित्ति होती है उनकी मोटाई में अंतर होता है। बाहरी भित्ति जो है पतली होती है, और इसकी गार्ड कोशिका या रक्षक कोशिका या इसी को द्वार कोशिका भी कहते हैं, इसकी आंतरिक भित्ति जो कैसी होती है, मोटी होती है। इनर थिक वाला गार्ड सेल, ये रक्षक कोशिका का केंद्रक है। ये क्लोरोप्लास्ट, और यहाँ पे जो द्रव पाया जाता है उसको कहेंगे हम साइटोप्लाज्म, और ये है आपका स्टोमेटा या रंध्र। और ये जो स्टोमेटा है वो है खुला स्टोमेटा या ओपन स्टोमेटा, या रंध्र लिख देते हैं, उसको रंध्र भी बोलते हैं। तो खुला रंध्र। दूसरा जो डायग्राम बनाएंगे वो रहेगा बंद रंध्र का। इसमें ये सेल्स जो है सब्सिडरी सेल्स है। फिर ये आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल या रक्षक कोशिका, और यहाँ पे इनर वॉल दोनों तरफ के या दोनों ओर की आंतरिक भित्ति रक्षक कोशिका की क्या हो गई है, मिल गई है। तो ये हो गई आपकी रक्षक कोशिका। और केंद्रक यहाँ पे ये वाला है न्यूक्लियस, और ये क्लोरोप्लास्ट, और यहाँ पे जो द्रव्य है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। यहाँ देख रहे हैं स्टोमेटा बंद है, तो ये रंध्र है जो कैसा है, बंद है। तो ये जो डायग्राम है वो किसको बताता है, या चित्र किसको बताता है, बंद रंध्र को।
तो अब हम देखेंगे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कैसी होती है या स्टोमेटा किस प्रकार से खुलता और बंद होता है। तो स्टोमेटा, सबसे पहले वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा कि पत्ती की सतह से या पत्ती की सतह पे जो स्टोमेटा होते हैं उन स्टोमेटा से पानी की हानि किस रूप में होती है, वाष्प के रूप में, इसलिए इसको वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है या रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रिया निर्भर करता है इस रक्षक कोशिका की स्फीति दशा रक्षक कोशिका की स्फीति दशा, जिसको टर्जिडिटी कहा जाता है, टर्जिट अवस्था या दशा या टर्जिट कंडीशन। और दूसरी जो कंडीशन होती है वो होती है स्लथ। दूसरी कौन सी दशा होती है, स्लथ, या इसी को कहते हैं फ्लैसिड कंडीशन। ये दो दशाएं कहाँ पे होती हैं, रक्षक कोशिका में। तो स्टोमेटा, इस स्टोमेटा का खुलना व बंद होना किस पर निर्भर करता है, रक्षक कोशिका की स्फीति दशा और श्लथ दशा पर निर्भर करता है। अब किस प्रकार करता है वो देखें। रक्षक कोशिका जो स्टोमेटा है वो दो कोशिका जो कैसे दिखते हैं, वृक्क के आकार की या किडनी के आकार के। तो दो वृक्क के आकार की दो कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है। इन कोशिकाओं को कहा जाता है रक्षक कोशिका या गार्ड सेल। और ये जो रक्षक कोशिका है या गार्ड सेल है, उसकी बाहरी तथा भीतरी भित्ति की जो मोटाई है वो अलग अलग होती है। बाहरी भित्ति पतली होती है और क्या होती है, लचीली होती है। भीतरी भित्ति मोटी होती है और अप्रत्यास्थ होती है। मोटी होने के कारण वो ज़्यादा फैलती नहीं है। इसमें क्या पाया जाता है, रक्षक कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है, साथ ही यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण रक्षक कोशिका क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा रक्षक कोशिकाओं में क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट या प्रकाश संश्लेषी उत्पाद बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बनने से रक्षक कोशिकाओं का जो परासरण दाब है वो क्या हो जाता है, या यहाँ जो पदार्थ है उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। सांद्रता के बढ़ने से रक्षक कोशिका के अंदर परासरण दाब बढ़ जाता है। ठीक है, तो परासरण दाब बढ़ने के कारण रक्षक कोशिका जो है बाहर से पानी को अवशोषित करता है, या रक्षक कोशिका के अंदर पानी जो है, रक्षक कोशिका के बाहर जो कोशिकाएं स्थित होती है वहां से परासरण की क्रिया के द्वारा कहाँ पे प्रवेश करता है, रक्षक कोशिका के अंदर। तो रक्षक कोशिका के अंदर जैसे ही पानी प्रवेश करता है, धीरे धीरे यहाँ की सांद्रता क्या होती जाती है, कम होती जाती है, और परासरण दाब भी कम होते जाएगा, जिसके कारण रक्षक कोशिका किससे भर जाएगी, पानी से भर जाएगी। पानी से भरने के कारण जब पूरी रक्षक कोशिका पूरी तरह पानी से स्फीत हो जाती है, उस कंडीशन में जैसे जैसे पानी प्रवेश करता है वैसे वैसे रक्षक कोशिका की जो बाहरी भित्ति है वो कहाँ जाती है, बाहर की ओर फैलती है या बाहर की ओर खींचती है इधर, जिससे आंतरिक भित्ति भी किधर खींचता है,
अपने स्थान से पीछे की ओर सरक जाता है या बाहर की ओर सरक जाता है, दोनों रक्षक कोशिका का। इसका वाला इधर आएगा ऐसा, और इसका इस रक्षक कोशिका, मतलब दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत खींचते हैं या बाहर की ओर सरकते हैं, जिससे स्टोमेटा क्या हो जाता है, ये वाला जो स्टोमेटा है वो, पहले मान लो यहाँ बंद था, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई और यहाँ पे बना कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बनने से रक्षक कोशिका का जो परासरण दाब है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ने से ये कोशिकाएं जो है बाहर से पानी को, यहाँ की कोशिकाएं बाहर से पानी को क्या करेंगी, अवशोषित करेंगी और फूलेंगी। फूलने की अवस्था को ही हम क्या बोलते हैं, स्फीति दशा। पानी के अंदर प्रवेश करने के कारण पानी जो है, सॉरी, रक्षक कोशिका क्या होती है, फूलती है या फैलती है। फैलने से ये जो बाहरी पतली भित्ति है रक्षक कोशिका की, वो क्या होती है, बाहर की ओर खींचा जाती है या खींचती है, और इसी के साथ जुड़ा हुआ है भीतरी आंतरिक भित्ति, वो भी क्या हो जाती है, बाहर की ओर खींच जाती है। और दोनों ओर की भित्तियां खींचने के कारण ये जो स्टोमेटा वहां पे बंद दिखाया जा रहा है वो क्या हो जाता है, खुल जाता है। खुलने के बाद स्टोमेटा इस प्रकार का दिखाई देता है, और इन्हीं रंध्रों से पानी जो है किस रूप में बाहर निकलता है, वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। इसको क्या कहा जाता है, वाष्पोत्सर्जन। तो जब रक्षक कोशिकाएं पानी से पूरी स्फीत हो जाती हैं या टर्जिट हो जाती हैं, तब स्टोमेटा क्या होता है, खुल जाता है या वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। अब बंद कैसे होता है वो देखें। जब रक्षक कोशिका से पानी जो है, पहले क्या हुआ, इसके अंदर परासरण की क्रिया के कारण पानी अंदर आया था। अब पानी क्या होगा, रक्षक कोशिका से बाहर जाएगा। बाहर जाने से रक्षक कोशिका के अंदर पानी की क्या होगी, कमी हो जाएगी। यहाँ पे रक्षक कोशिका से किसकी कमी होगी, पानी की कमी होगी। पानी की कमी होने से ये जो दोनों भित्तियां हैं वो क्या करने लगेंगी, सिकुड़ने लगेंगी या फिर अंदर की ओर आना शुरू कर देंगी। और जैसे ही रक्षक कोशिका से पानी बाहर निकलता है, दोनों भित्ति अर्थात रक्षक कोशिका की बाहरी भित्ति और भीतरी भित्ति दोनों अपने पूर्व स्थिति में आ जाते हैं। पूर्व स्थिति में आने के कारण स्टोमेटा क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो रक्षक कोशिका में पानी की कमी होती है, जिससे रक्षक कोशिका कौन सी दशा में आ जाता है, स्लथ दशा में आ जाता है। या आप समझ सकते हो कि जब पानी निकल जाता है तो कोई भी चीज कैसा होता है, पिचक जाता है। वैसे ही रक्षक कोशिका क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा और दोनों भित्तियां भी अपने पहली वाली स्थिति में आ जाएंगी और स्टोमेटा क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। जबकि जब स्टोमेटा खुला रहता है तो दोनों भित्तियां अपने स्थान से क्या होती हैं, हट जाती है। यहाँ पे मान लीजिए दोनों थे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो ये वाला जो है यहाँ था वो वाला इधर चला गया और ये जो यहाँ था वो यहाँ पे आ गया। तो इस प्रकार से जब स्टोमेटा खुलता है तो रक्षक कोशिका की दोनों भित्तियां जो है अपने स्थान से बाहर की ओर सरकती हैं। लेकिन जब स्टोमेटा बंद होता है और रक्षक कोशिका जो है कौन सी अवस्था में आ जाती है, स्लथ अवस्था या प्लेसिड अवस्था में आती है, तो स्टोमेटा की दोनों भित्तियां अपने पूर्व स्थिति में आती हैं, जिससे स्टोमेटा क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो बच्चों, स्टोमेटा प्रायः दिन में खुला रहता है प्रकाश की उपस्थिति में। अधिकांश पौधों में जो स्टोमेटा होते हैं वो कब खुले रहते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में। तो उस प्रकार के स्टोमेटा को कहा जाता है प्रकाशानुचालित। प्रकाशानुचालित या फोटो एक्टिव, फोटो एक्टिव स्टोमेटा और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें स्टोमेटा कब खुलता है, रात में या अंधेरे में या प्रकाश की अनुपस्थिति में। उनको कहा जाता है तिमिरानुचालित। तिमिर मतलब होता है अंधेरा, तो तिमिरानुचालित। फोटो
एक्टिव स्टोमेटा मेटा, या फिर उसको क्या कहते हैं हिंदी में प्रकाशानुचालित रंध्र। और दूसरा होता है जो अंधकार में खुलते हैं, उनको कहा जाता है तिमिरानुचालित रंध्र या स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। तो ये था आपका मतलब क्या यह है आपका वाष्पोत्सर्जन की क्रियाविधि या स्टोमेटा की खुलने और बंद होने की क्रियाविधि, जो किस पे डिपेंड करती है, रक्षक कोशिका की स्फीत दशा और श्लथ दशा पर निर्भर करती है। धन्यवाद।